जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी डेली साइंस प्रैक्टिस सेट के छठे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी डेली प्रैक्टिस सेट का 5वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों को दिखाई पड़ रहा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। पहला ऑप्शन है उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, दूसरा ऑप्शन है उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, तीसरा है उनकी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, और चौथा है आपका उनकी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार से की गई। जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीटी भी कहते हैं। तो ये जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, ये किसके द्वारा बनाया गया, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी मोसले के द्वारा बनाया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पे आधारित है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये तत्वों के परमाणु संख्या पे आधारित। किस पे आधारित है, तो सर परमाणु संख्या पे आधारित है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आधुनिक आवर्त सारणी के लिए मोसले ने नियम दिया था। क्या नियम दिया था, तो उन्होंने बताया था कि जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन होता है। और मेरे मित्र, जब आपसे ये बात की जाएगी कि जो आवर्त सारणी है, या फिर आपसे बात ऐसे की जाए कि जो मेंडलीफ द्वारा आवर्त सारणी बनाया गया, या फिर जो डॉबरेनर का आवर्त सारणी के लिए या तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए ट्राइड रूल था, या फिर न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात की जाए, तो आप सभी ध्यान में रखना कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी हो, डॉबरेनर का ट्राइड रूल हो, या न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, ये सब के सब किस पे आधारित था, तो आप सभी याद रखेंगे परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। तो जहां पे भी बात की जाएगी आधुनिक आवर्त सारणी की, आप कहेंगे परमाणु संख्या पे आधारित है। अगर बात की जाएगी मेंडलीफ के आवर्त सारणी की, डॉबरेनर के ट्राइड रूल की, या फिर न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल की, तो आप सभी कहेंगे कि ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। तो मेरे मित्र, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया गया है, तो सर सजाया गया है। मेरे मित्र, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आवर्त सारणी का जनक किसे बोला जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को बोला जाता है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाया, मेंडलीफ ने बनाया। सबसे पहले तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में किसने सजाया, आप कहेंगे मेंडलीफ ने सजाया। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे बोला जाता है, तब आप कहेंगे मोसले को बोला जाता है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऑप्शन है फिनोलेफ्थिलीन, दूसरा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तीसरा है मिथाइल ऑरेंज, चौथा है आपका इयोसिन। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो आपका अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच में अंतर पैदा करने के लिए या अंतर बताने के लिए सर उसका उपयोग नहीं किया जाता। तो आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि यहाँ पे जो संकेतक की बात की जा रही है, ये संकेतक क्या होता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं, संपूर्ण रूप में, तो संपूर्ण रूप में हम लोग इसको अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि कोई भी पदार्थ जो अम्ल और क्षार के लिए अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करता है,
कोई भी पदार्थ जो अम्ल और क्षार के लिए क्या करता है, अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है सर, अम्ल क्षार सूचक कहलाता है, यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर कहलाता है। और मेरे मित्र, अगर आप बात करेंगे अपने पहले ऑप्शन फिनोलेप्थिलीन की, किसकी बात करेंगे सर, फिनोलेप्थिलीन की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो फिनोलेप्थिलीन है, ये जो फिनोलेप्थिलीन है, ये एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ कैसा रंग प्रदर्शित करता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी जो फिनोलेप्थिलीन है ये अम्ल के साथ कलरलेस होता है, यानी कि अगर हम लोग किसी अम्ल को फिनोलेप्थिलीन के साथ टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो जो फिनोलेप्थिलीन का कलर है वो चेंज नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, फिनोलेप्थिलीन क्या है, तो सर व्हाइट कलर का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि फिनोलेप्थिलीन जो है वो बेस के साथ कैसा बिहेव करता है, तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि ये बेस में किस कलर में आ जाता है सर, पिंक कलर में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा संकेतक जो है वो अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है या उपयोग नहीं किया जाता है, तो फिनोलेप्थिलीन का तो एसिड और बेस इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे है यूनिवर्सल इंडिकेटर। मेरे मित्र ये भी आपका एसिड बेस इंडिकेटर ही होता है। ये क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं ये बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटरों का मिश्रण होता है, और ये अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन के लिए किस तरह से अपने प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं ये अलग अलग पीएच मान के लिए क्या करते हैं, अलग अलग रंग को प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये भी क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये भी एक प्रकार का हमारा एसिड बेस इंडिकेटर ही क्या है सर, एसिड बेस इंडिकेटर ही। साथ ही ध्यान में रखेंगे बात यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज की गई है, आप कहेंगे गुरुजी ये भी एसिड बेस इंडिकेटर है। और आप सभी को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के साथ कैसा कलर शो करती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एसिड के साथ ये रेड कलर शो करती है, और मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ कैसा कलर शो करती है, तो आपको ध्यान में रखना होगा ये येलो कलर शो करती है, यानी कि पीला कलर प्रदर्शित करती है। जबकि इयोसिन जो है सर, इस इंडिकेटर का उपयोग हम लोग ह्यूमन टिश्यू के जांच में करते हैं, यानी कि मानव ऊतक के जांच में किया जाता है। और ये जो आपका इयोसिन इंडिकेटर है इसका उपयोग हम लोग मेडिकल लेबोरेटरी में करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वैसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार के लिए अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करता है अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर को उसके उत्पत्ति के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। एक वो जो हमको प्राकृतिक तरीके से मिलता है जिसको हम लोग प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक कहते हैं, जैसे कि आपका लिटमस पेपर हो गया। दूसरे की अगर हम लोग बात करते तो कहते हैं सर फिनोलेप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, रेड कैबेज है, इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के रूप में करते हैं। लेकिन इन सारे ऑप्शन में से बस और बस इयोसिन ही ऐसा है जिसका उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में नहीं किया जाता। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। मेरे मित्र इस तरह के प्रश्न आपने कई बार सॉल्व करा है, और आपको यहाँ पे सर बिना कोई लाग लपेटा के ये कहना होगा कि गुरुजी यहाँ पे मोहन की जो शक्ति बताई जा रही है वो मोहन की स्थितिज ऊर्जा में भय की दर होगी, क्योंकि मोहन सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है, वस्तु की ऊंचाई में कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। आप कहेगा सर बहुत ज्यादा लाग लपेटा मत लिखिए, P इक्वल टू mgh बटा T लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा m क्या है, तो सर मोहन का वजन कितना है 40 किलोग्राम, g कितना लेना है गुरुजी 10, और h कितना होगा, तो सर ये जो है ये 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है सर 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा हमको मीटर में बदलना होगा। आप कहेंगे सर पहले तो सीढ़ी की टोटल ऊंचाई लिखिए, आप कहेगा 50 गुना 15 और क्या होगा, तो आप कहेगा सर 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मीटर में आ जाएगा। तो चला जी हम इकट्ठे लिख देते हैं, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड। अब बटा आप इसको क्या कीजिएगा, तो सर 100 से डिवाइड करेंगे, क्या है तो सर मीटर में बदलना है। ये जीरो इसके साथ, ये जीरो कैंसिल हो गया सर। अब आपका ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया सर 5 का 20 और 15, 15 दूना 30, जीरो आपका आ गया।
मतलब क्या हुआ कि मोहन की शक्ति कितनी है गुरुजी 300 वाट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको आज का सेट टेलीग्राम पे मिलता है जिसमें आंसर शीट लगा हुआ है, तो सर वो आंसर शीट गलत है सर, ठीक है, वो गलती से आपके ऊपर छप गया है। इस सेट का जो आंसर होगा, जो मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू बता रहा हूं, वो होगा, और ऐसे में पीडीएफ का सही आंसर भी अपडेट करवा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। आभासी और बड़े आकार का, आभासी और छोटे आकार का, वास्तविक और समान आकार का, वास्तविक और बड़े आकार का। मेरे मित्र क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, तो मान लीजिए कि ये आपका एक अवतल दर्पण है सर, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या होगा? इसका मुख अक्ष। ये इसका ध्रुव हो जाएगा। ये क्या होगा? आप कहेंगे फोकस पॉइंट। ये क्या होगा सर? वक्रता केंद्र। क्वेश्चन के अनुसार यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो आप कहेंगे एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और ये परावर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजर जाएगी, और एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो फोकस के अनुदिश इस दर्पण पे गिर रही होगी, जो कि क्या होगा? तो सर इधर इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये आपका इस तरीके से जाएगा, और ये वाला जो प्रकाश की किरण है वो इसको यहां पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पे बनेगा? तो आप कहेंगे सर प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी? आप कहिएगा गुरुजी वक्रता केंद्र पर ही होगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? आप कहेंगे सर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब का आकार समान होगा। प्रतिबिंब क्या है सर? उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, समान आकार का होगा और वास्तविक होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी वास्तविक और समान आकार का तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या अवतल दर्पण में आभासी और बड़े आकार का प्रतिबिंब बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ध्यान में रखिएगा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? सर दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि आभासी होगा और बड़े आकार का होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण में एक केस में वस्तु क्या होता है? आभासी और बड़े आकार का भी बनता है, और वो केस क्या होता है? तो सर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आप कहिएगा गुरुजी के इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब साफ है कि जो गतिशील वस्तु होगा उसकी गतिज ऊर्जा मास पे भी डिपेंड करेगी, साथ ही वेग पे भी डिपेंड करेगी। तो देख लीजिए कि कहां पे द्रव्यमान और उसका वेग लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में द्रव्यमान और त्वरण है, नहीं होगा। वजन और इसकी स्थान नहीं होगा, द्रव्यमान और इसकी स्थान नहीं होगा, द्रव्यमान और वेग सही आंसर हो जाए। ध्यान में रखिएगा। अगर बात की जाएगी स्थितिज ऊर्जा की, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो mgh है वही क्या है? हमारा स्थितिज ऊर्जा है। और किसी भी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किस पे डिपेंड करेगी? तो सर वस्तु के द्रव्यमान पे, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पे डिपेंड करेगी। जबकि गतिज ऊर्जा सर वस्तु के द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करेगी। स्थितिज हो या गतिज हो, ये दोनों ही वस्तु किस पे डिपेंड कर रही है? तो सर वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड कर रही है। और मेरे मित्र गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है? तो सर यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है योनि, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय, चौथा ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो अपने आप को हर महीना तैयार करता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो बच्चे पलते हैं वो कहां पलते हैं? आप कहते हैं सर गर्भ में पलते हैं, और उसको क्या बोला जाता है? सर गर्भाशय बोला जाता है। तो किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का जो पूरा पालन पोषण या धारण होता है उसके लिए पूरे तरह से काम कौन करता है? गर्भाशय करता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को हर महीना तैयार करता है, आप कहेंगे सर गर्भाशय तैयार करता है।
कौन करता है सर? तो सर गर्भाशय तैयार करता है, यानी कि यूटेरस तैयार करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को समझने के लिए आपको इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। ये आप सभी ने डायग्राम पीछे के किसी सेशन में भी देखा होगा। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं इस डायग्राम की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या है सर? डायग्राम है। ध्यान में रखिएगा कि ये वाला पार्ट आप सभी समझ रहे होंगे, ओवरी बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? अंडाशय कहते हैं। एग का जो प्रोडक्शन होता है वो यहीं से होता है। और ये वाली जो संरचना देख रहे हैं इसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि स्पर्म जो है वो कहां से इंजेक्ट होता है सर? यहां से इंजेक्ट होता है। और ये स्पर्म जब गर्भाशय के इस लाइनिंग के थ्रू होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो निषेचित हो जाता है। और जो निषेचित हो जाता है सर, वो निषेचित होने के बाद किस में तब्दील हो जाता है? भ्रूण में तब्दील हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इस पोर्शन को ही क्या बोला जाता है? तो सर इसी पोर्शन को गर्भाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गर्भाशय, यूटेरस बोला जाता है। और यहीं पे क्या होता है? तो सर बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए सर जगह मिलता है। यानी कि जो भ्रूण आपका पोषित हो रहा होता है सर, न्यूबॉर्न बेबी के रूप में तैयार हो रहा होता है, उसके लिए जगह कौन प्रदान करता है सर? ये गर्भाशय प्रदान करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो गर्भाशय है, ये जो गर्भाशय है, इसकी आकार कैसी होती है? तो आप सबों को ध्यान में रखना होगा, इसकी आकार जो है वो नाशपाती की तरह होती है। कैसे होती है सर? नाशपाती की तरह होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी होती है? तो सर 7.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है सर? 7.5 सेंटीमीटर होती है। इसका मेन काम क्या है? तो सर मेन काम यही है कि जो एम्ब्रायो बना है सर, सॉरी जो भ्रूण बना है सर, उसको क्या करना सर? तो पूरी तरह से डेवलप करना, विकसित करना। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये जो गर्भाशय का आप संकरा हिस्सा देख रहे हैं, गर्भाशय का जो ये संकरा हिस्सा है, इसको क्या बोला जाता है? गर्भाशय ग्रीवा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सर्विक्स कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इस सर्विक्स का जो आगे वाला हिस्सा होता है ये वेजिना में खुलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? योनि कहते हैं। और इस सर्विक्स का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो कहां पे खुलता है? तो सर गर्भाशय में खुलता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि गर्भाशय का जो नैरो पार्ट होता है, संकरा हिस्सा होता है, वो क्या कहलाता है? सर्विक्स, जिसको गर्भाशय ग्रीवा बोला जाता है। आगे की ओर ये वेजाइना में खुलता है और पीछे की ओर कहां खुलता है? यूटेरस में खुलता है। तो मेरे मित्र यहां पे अगर हम बात करेंगे अपने ऑप्शन की, तो आप कहेंगे सर अंडाशय, ये आपने यहां पे बता दिया। साथ ही वेजाइना, सर वेजाइना क्या होता है? तो सर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो हिस्सा होता है जहां से सीमेन क्या होते हैं सर? तो सर अंदर प्रवेश करते हैं, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। गर्भाशय, यहां पे क्या होता है सर? भ्रूण विकसित होते हैं। और गर्भाशय ग्रीवा, तो आप कहेंगे सर गर्भाशय का जो संकरा भाग होता है वो क्या कहलाता है? गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहलाता है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा कि किसी ऐसे तार की प्रतिरोध क्या होगी जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है तो तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। आप कहेंगे गुरुजी हम लोग को मालूम है V = IR होता है, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रतिरोध क्या होता है? तो R = हम लोग कहेंगे V/I। विभवांतर कितना है? 2। धारा कितना है सर? 1। तो हमारा प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 ओम। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है? गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में है। आइए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उसमें ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी रबर बैंड तना हुआ है, मतलब उसके स्थिति के चलते स्थितिज ऊर्जा होगी, उष्मा के चलते उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, गति के चलते गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, और किसी रसायन के चलते रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें कि एक बीमारी का हमेशा ही डैश एक होता है। मेरे मित्र आपसे यह कहा जा रहा है कि कोई भी जो बीमारी होती है उसका हमेशा एक क्या होता है? कारण, उपचार, डॉक्टर, जीवाणु। क्या होगा इसका आंसर? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग डिजीज की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं डिस और इज, यानी कि डिजीज जो है वो डिस और इज से बना है, जिसका मतलब होता है असहज होना। और हम लोग असहज कैसे होते हैं? जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते अचानक से हम असहज हो जाएं, डर जाएं, तो आप क्या कहेंगे? सर कोई ना कोई कारण होगा आपके असहज होने का, कोई ना कोई रीजन होगा आपके डरने का। मान लो सपोज करो पढ़ा रहे हैं, अचानक से स्टूडियो में सांप गिर जाए, आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे तो असहज होने का स्थिति, असहज होने का कारण सांप बन जाएगा।
मेरे मित्र ठीक उसी तरह से जब भी हम लोग मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की बात करते हैं, डिजीज की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी रोग कोई भी हो उसका कोई ना कोई कारण होगा। जैसे सर्दी के दिनों में आप बहुत ज्यादा ठंडे पानी का सेवन करेंगे, गला में दर्द देना शुरू हो जाएगा, कारण क्या बताएंगे, ठंडा पानी गर्म पानी पिएंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर आपको बुखार आ गई है तो सर जो आपका बॉडी है वो उस चीज को नहीं झेल पाया, उसके पीछे भी कारण है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, एंटीबायोटिक खाइए। मतलब ये हुआ कि हमसे जो यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक बीमारी का हमेशा ही डैश एक होता है, आप कहेंगे हमेशा ही एक कारण होता है। क्या होता है सर? हमेशा ही एक कारण होता है, और मेरे मित्र उसी कारण का दवाई दिया जाता है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट, इलाज कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने आपको कई बार बताया है सर, यहाँ पे जो CH4 की बात की जा रही है ये क्या है आपका, मीथेन है। C2H6 की बात की जा रही है सर, ये इथेन है। और C3H8 ये क्या है, प्रोपेन है। और सर C4H10 आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये ब्यूटेन है। क्या है? ये ब्यूटेन है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब के सब कौन से ऑर्गेनिक ग्रुप का कंपाउंड है? एल्केन का। सर जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2 होता है। ये क्या होते हैं आप सभी याद रखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सर ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, आप कहेंगे नहीं होगा। घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, नहीं होगा। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, सही आंसर है। घर्षण का शून्य प्रभाव, आप कहेंगे गलत आंसर है। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी हाउ कैन यू से दैट द फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट? हम कैसे कहें कि घर्षण जो है ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव को उत्पन्न करता है? तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि घर्षण जो है वो एक प्रकार का अपोजिटिंग फोर्स होता है, यानी कि ये विरोध करने वाला बल होता है। ये हमेशा किसी भी वस्तु के गति का क्या करता है गुरुजी, विरोध करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अपोज करेगा तो क्या करेगा, अगर वस्तु गति में है तो उसको रोकने की चेष्टा करेगा, यानी कि वस्तु के गति का हमेशा विरोध करेगा। आप सभी कहते हैं सर साइकिल में जो ब्रेक शू लगे हुए रहते हैं, कार में जो ब्रेक शू लगे हुए रहते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, टायर पे बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं? तो सर जब हम ब्रेक दबाते हैं तो वो ब्रेक शू जो है वो टायर से चिपक जाता है। मतलब क्या कि दोनों सतह आपस में मिलते हैं। तो आप कहेंगे सर सतह मिल रहा है, घर्षण बल होगा। बिल्कुल चेला, घिसिया के बल लगेगा तो घर्षण बल होगा। अब ध्यान देना कि अगर कार का ब्रेक फेल हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तो खतरनाक काम हो जाएगा। मतलब कार के लिए ब्रेक का घर्षण बल क्या है सर, बहुत ही जरूरी है। और कार को अगर हम ब्रेक लगा करके रोक रहे हैं वहां पे, तो सर यहां पे जो कार के टायर और ब्रेक के बीच में घर्षण बल लग रहा है वो क्या कर रहा है, सकारात्मक चीज को बता रहा है या नकारात्मक चीज को बता रहा है? आप कहेंगे सर पॉजिटिव चीज को बता रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे घर्षण से हमको लाभ हो रहा है तो वो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव है। कार का ब्रेक अगर फेल हो जाएगा तो कार चला पाइएगा? नहीं चला पाइएगा। और अगर कहीं पे हमको घर्षण से हानि मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। आप कहेंगे सर लाभ के बाद तो आप कार के पेडल से बता दिए कि कार में ब्रेक न लिया जाए तो ये दुर्घटना का कारण हो सकता है, हानि कैसे हो रहा है सर? तो मेरे मित्र हम लोग रोड पे चल पाते हैं घर्षण की वजह से। रोड पे हम लोग मतलब कह सकते हो सर फिसलते नहीं है, हमारे जूता और रोड के बीच में घर्षण लगता है। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि आपके अच्छे क्वालिटी का जूता अगर आप खोजने जाओगे मार्केट में, ऐसे इंटरनेट फेट छोड़ करके सर, अच्छा अगर ढंग का जूता लोगे तो कम से कम 2000-2500 का आएगा सर। ऊपर जितना जाओ सर उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन एक अमूमन पहनने के लिए 2000-2500 का। अब सोचो कि आप अगर 6 महीना उसको पहन रहे हो सही से तो उसका सोल पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे सड़क पे चलने से जूता और सड़क के बीच का घर्षण आपके जूता के सोल को खराब कर रहा है, और 6 महीना पे लगातार जूता खराब हो जाए तो सर हानि है या लाभ? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हमको घर्षण से हानि दिख रहा है। एक और सबसे शानदार एग्जांपल, जब मशीन का पार्ट पुर्जा सर चलता है तो घिसाता है, पार्ट पुर्जा खत्म हो जाता है तो घर्षण से हानि हो रही है। जहां पे घर्षण से लाभ होगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, जहां पे घर्षण से हानि होगा घर्षण का नकारात्मक प्रभाव होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और कारों के ब्रेकिंग पैड में क्या होता है, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का गुण उपयोग किया जाता है, नकारात्मक का नहीं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है?
अमीनो अम्ल, ग्लाइकोजन, शर्करा, पायरुविक अम्ल, क्या होगा इसका? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि हम सभी जो भोजन करते हैं उससे हमको क्या मिलता है सर? ऊर्जा मिलता है। कैसे मिलता है? तो गुरुजी भोजन के पाचन से मिलता है। आप सभी कहते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो कुछ भी है, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, ये सभी हमारे शरीर के अंदर जाकर के पचता है। एक्चुअली में जो पाचन होता है हमारे शरीर में, वो सिर्फ और सिर्फ इस भोजन के जटिल रूप को सरल रूप में बदलने के लिए होता है। यानी कि जो मांस, मछली, दूध, दही, अंडा, रोटी, दाल, सब्जी हम लोग खाते हैं, ये सब के सब भोजन के जटिल रूप है। हमारे शरीर का अलग अलग एंजाइम हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इसको क्या करता है? सरल रूप में ले आता है, सिंपल फॉर्म में ले आता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यही जो सिंपल फॉर्म होता है इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। मेरे मित्र यहाँ पे आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि हमारे शरीर में जो भोजन के पचने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उसमें से संपूर्ण ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है। कुछ ग्लूकोज को सर ग्लाइकोजन के रूप में, कुछ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लिया जाता है सर? स्टोर कर लिया जाता है। और बाद में जब हम फास्टिंग वगैरह में रहते हैं तो यही ग्लाइकोजन जो है फिर यकृत के द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन होता है उससे प्राप्त कुछ ऊर्जे जो हैं वो किस में संग्रहित हो जाते हैं सर? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, ये तो सिर्फ हमने जंतु की बात करा। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? पौधों की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उपरांत जो ग्लूकोज बनता है, उस संपूर्ण ग्लूकोज का उपयोग पौधे के द्वारा नहीं किया जाता है। उसमें से कुछ ग्लूकोज को पौधा जो है क्या करती है? स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में स्टोर करके रख लेती है। तो सर जो जंतु होते हैं उसमें जो पचा हुआ भोजन रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पचा हुआ भोजन किस रूप में स्टोर होता है सर? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। नेक्स्ट अमीनो अम्ल, आप सभी याद में रखेंगे, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। शर्करा ग्लूकोज का ही नाम है, और पायरुविक अम्ल सर अवायवीय श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं एम्फोटेरिक की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो पदार्थ एम्फोटेरिक होते हैं उसके अंदर अम्ल और भस्म दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, या हम लोग कहते हैं कि ये अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? ऑक्साइड की। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? ऑक्साइड की, तो आप सभी कहते हैं सर मोटे तौर पे, आप सभी कहते हैं मोटे तौर पे कि गुरुजी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? आप कहते हैं कि सर जी वो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं अधातु के ऑक्साइड की, जब हम लोग बात करते हैं अधातु के ऑक्साइड की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिडिक होता है। और जब हम लोग बात करते हैं एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड की, तो हम लोग कहते हैं सर ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर को शो करता है। और अगर हम कुछ बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल की, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा जिंक ऑक्साइड है, साथ ही जो हमारा लेड ऑक्साइड है, साथ ही हमारा जो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? तो सर एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में इस तीनों में से कौन सा है? आप कहेंगे सर ZnO, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बड़ा ही सरल सा सवाल कि एक लेंस में प्लस 2.0 डी की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई होगी। आप कहेंगे सर यहाँ पे +2 दिया है, पावर पावर प्लस है तो पहले ही क्लियर हो गया कि लेंस क्या है। आप कहेंगे सर उत्तल लेंस, और लेंस का जो पावर होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। पावर 2 है तो ये 1/f। आप क्या कहिएगा? गुरुजी 2f = 1 हो जाएगा, और f = हम लोग 1/2, जिसको 0.5 लिख सकते हैं। अगर लेंस हमारा उत्तल लेंस है तो फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी? 0.5 मीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि वृषणों में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है?
थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होगा? आप कहेंगे थायराइड ग्लैंड से स्रावित होगा। कहां से स्रावित होगा? थायराइड ग्लैंड से स्रावित होगा। एस्ट्रोजन क्या है? आप कहेगा सर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और साथ ही जो रिलैक्सिन है, ये तीनों ही क्या है? फीमेल हार्मोन है। तीनों ही क्या है सर? फीमेल हार्मोन है। इंसुलिन कहां से सेक्रेट होता है? गुरुजी पेनक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय है। और टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर टेस्टिस यानी कि वृषण से स्रावित होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग अक्रिय गैस की बात करते हैं, अक्रिय गैस की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ऑल द नोबेल गैस एलिमेंट्स आर फाउंड इन अ ग्रुप 18। सभी अक्रिय गैस आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाए जाते हैं। और मेरे मित्र आपको यह भी मालूम है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व क्या है? तो आप कहते हैं सर अक्रिय गैस तत्व है। मेरे मित्र आप सभी जब बात करते हो अक्रिय गैस की तो कहते हो सर हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और क्या है? आप कहते हो सर रेडॉन है। क्या है सर? रेडॉन है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 एक और होता है आपका जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? नेचुरल के रूप में नहीं रखते हैं, आर्टिफिशियल के रूप में रखते हैं और उसका सिंबल हमको एगस्टम करके कुछ ऐसा ही होता है, वो याद नहीं आ रहा है, किसी अगले सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन ये पॉपुलर आपका इतना होता है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका ऊपर है, ये क्या होगा सर? फर्स्ट पीरियड में होगा। फर्स्ट पीरियड में क्यों? क्योंकि सबका ग्रुप तो सेम है सर, कि सब वर्ग 18 में मिलेगा। तो जो सबसे ऊपर है वो फर्स्ट पीरियड में, नियोन जो है ये क्या होगा? सेकेंड पीरियड में, और आर्गन थर्ड पीरियड में होगा, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड में होगा, और जेनॉन जो है वो फिफ्थ पीरियड में होगा, और रेडॉन जो है वो सिक्स्थ पीरियड में होगा। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। मेरे मित्र तीसरी अवधि कह रहा है, यानी कि आपका तीसरा आवर्त। तो तीसरा आवर्त में क्या है सर? आर्गन है। तो देख लीजिए आर्गन किस ऑप्शन में है? आपके गुरुजी ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान में रखेंगे। हीलियम आपका किस आवर्त में होगा? आप कहेगा हीलियम सर फर्स्ट पीरियड में मिलेगा। कहां पे? फर्स्ट पीरियड में। नियोन कहां पे मिलेगा? आप कहेंगे गुरुजी ये सेकेंड पीरियड में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? सेकेंड पीरियड में मिलेगा। और क्रिप्टन जो है ये कहां पे मिलेगा? आप कहेंगे सर फोर्थ पीरियड में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? फोर्थ पीरियड में। और आर्गन आप कहेगा गुरुजी ये तो थर्ड पीरियड में मिलेगा। कहां मिलेगा सर? थर्ड पीरियड में मिलेगा। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा और हमेशा आपने माइंड में रखेंगे कि जितने भी अक्रिय गैस हैं वो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाए जाएंगे और प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व क्या है सर? अक्रिय गैस है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि एम्फीबिया पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो मेरे मित्र ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? आप कहेंगे प्लाज्मा, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो, सूरज हो, तारे का टिमटिमाना हो, सब क्या होगा सर? सब में प्लाज्मा अवस्था रहते हैं। क्या होते हैं? आप कहेंगे सर इट इज अ आयोनाइज्ड गैस। ये क्या है? आयनीकृत गैस है। इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। ये क्या है? तो आप कहेंगे पदार्थ का चौथा स्टेट है, यानी कि चौथी अवस्था है। पीईसी आप कहेंगे पदार्थ का पांचवा स्टेट है, फिफ्थ स्टेट कहलाता है। और साथ ही बात करी जाएगी हीलियम और हाइड्रोजन की, तो आप कहेंगे सर हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है और हाइड्रोजन एकमात्र इकलौता अधातु है जो धातु के साथ है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? मेरे मित्र यहाँ पे है सोडियम एसीटेट। अब ये क्या होता है? इसका नेचर कैसा होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सोडियम एसीटेट का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वो क्षारीय होता है। सर आप कहेंगे गुरुजी आप भगवान हो रहे हैं, आपको कैसे मालूम चला कि क्षारीय होता है? तो चेला जी ध्यान में रखिएगा कि when acetic acid CH3COOH reacted with sodium hydroxide NaOH then they form sodium acetate CH3COONA। यहाँ पे अभिक्रिया चेला वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रही है।
अभिक्रिया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रही है तो प्रॉपर्टीज किसका आएगा, बेस वाले का। तो हमने क्षारीय बोल दिया था, क्या गलत बोल दिया। आप कहेंगे चलो सर तब तो सही है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको क्या बोला जाता है, इसको इप्सम साल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इप्सम साल्ट या फिर सेंधा नमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंधा नमक बोला जाता है। और मेरे मित्र ये क्या होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये सर उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। कैसे, तो ध्यान में रखिएगा कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2 अभिक्रिया करता है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट से, तब ये क्या बना लेता है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और H2O यानी कि वाटर बना लेता है। यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है वो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस स्ट्रॉन्ग और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अगर रिएक्ट होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, इसलिए हमने बोला दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट, आप सभी कहेंगे गुरुजी इस बार भी हम लोगों ने ग्रुप डी में देखा था कि ये क्षारीय प्रकृति का है। और साथ ही मेरे मित्र बात की जाएगी अमोनियम फॉस्फेट की, तो आप सभी याद रखना कि जो अमोनियम फॉस्फेट है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फरिक, ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय है, आप कहेंगे अमोनियम फॉस्फेट। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका इस शिफ्ट का एएलपीएन टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, इसमें से 20 में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रेलवे बोर्ड के द्वारा गलत आंसर दिया गया। और एएलपीएन टेक्नीशियन में सर रेलवे बोर्ड ने पिछले साल बहुत सारा गलत आंसर दिया था, तो आपको सर कहीं ना कहीं कंसेप्ट को बिल्ड करके एग्जाम में जाना होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा जा रहा है कि ध्वनि निम्न में क्या है, सतहीय लहर, विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक लहर, ज्वारीय तरंग। आप कहेंगे सर ध्वनि एक यांत्रिक तरंग के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। और क्या है सर, मैकेनिकल वेव है। क्या है, मैकेनिकल वेव है। और ध्यान में रखेंगे कि मैकेनिकल वेव दो तरीके के होते हैं, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो हम लोग जब भी बात करते हैं साउंड की तो इसको हम लोग मैकेनिकल वेव के रूप में देखते हैं। और ध्वनि क्या है, तो आप कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और मेरे ख्याल से अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।